हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में तो हम लोग नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 मेरे पास है रासायनिक अभिक्रिया में है संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 आती है संयोजन अभिक्रिया। तो शुरू करने से पहले आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक, तो चलते हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 है मेरे पास संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलाए जाएं और क्या बन जाए, एक उत्पाद बने, मतलब दो अभिकारकों से एक उत्पाद बन जाए। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है कि A+C और इक्वल हमने क्या बना दिया, C। तो A+ जो C हैं वो मेरे पास क्या, यहाँ पे A+C जो हैं वो मेरे पास हैं अभिकारक। ये हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। A+B जो हैं वो हैं अभिकारक और जो C बना है वो मेरे पास है उत्पाद। क्या है? उत्पाद। उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब दो उत्पाद मिलके एक चीज़ बना दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मतलब कोई चीज़ जुड़ के जब चीज़ बनती है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, उदाहरण मेरे पास दिए गए हैं। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या, जैसे कोयले का दहन, तो हमने कोयले का मतलब C+O2 और रिएक्शन हमने एरो क्या बनेगा, CO2। ठीक है, तो इसमें हम C को क्या बोलते हैं हम लोग, C जो है वो है कार्बन और O जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है और ये मेरे पास क्या है, कार्बन दिया गया हमको, और जो एरो के आगे बना है वो बना है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 2 आता है मेरे जल का निर्माण। तो हमने कर दिया 2H2 + H2, एरो के आगे क्या बन गया, H2O। ये जो यहाँ पे स्मॉल g करके जो बना है उसका मतलब है कि ये क्या है, गैस। ये क्या है, गैस है। और जो L करके बना हुआ है, स्मॉल l यहाँ पे बना, तो ये होता है लिक्विड, मतलब जलीय विलयन है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगली रिएक्शन मेरे पास क्या, CaO + H2O, एरो के आगे क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस होता है भुजा हुआ चूना। ठीक है, और CaO जो होता है वो बिना भुजा हुआ चूना होता है। दोनों सूत्र चूने के ही होते हैं, लेकिन एक भुजा हुआ चूना होता है और एक बिना भुजा हुआ चूना होता है। फिर मेरे पास आती हैं अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अभिक्रिया का उत्सर्जन होता है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ किसका उत्सर्जन हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, तो क्या कहलाते हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब जो अभिक्रियाएं ऊष्मा का त्याग करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास है प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन, तो जैसे हमारे पास प्राकृतिक गैस क्या होती है, CH4 होती है। CH4 + O2, एरो का क्या बन जाएगा, CO2 + H2O, और प्लस क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस क्या होती है, CH4 होती है। ठीक है, चलिए नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हम लोग सांस लेते हैं वो क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं हम लोग। C6H12O6 + 6CO2, हम एरो का क्या बन गया, 6CO2 बन गया मेरा, + 6H2O और प्लस ऊष्मा बाहर निकल गई। ये जो 6CH12O6 है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और जो CO2 है वो तो आप लोगों को पता ही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है और O2 ऑक्सीजन होती है। नंबर 2 है मेरे पास वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखो, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो अभी संयोजन अभिक्रिया क्या थी, दो उत्पाद मिलके एक बना रहे थे, और वियोजन अभिक्रिया क्या है, दो उत्पाद हैं लेकिन वो आपस में, मतलब एक उत्पाद है वो टूटेगा और क्या बना देगा, दो बनाएगा। ठीक है, तो उसकी जस्ट उल्टी होती है। जैसे यहाँ पे अभी क्या थी, देखो A+B = थी C, अब यहाँ पे क्या हो गया, A बराबर क्या हो गया, B+C। तो ये क्या है, ऊष्मीय वियोजन। जैसे ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन अगर है तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन बोलते हैं हम उसको। अगला देखते हैं उदाहरण में। जैसे मेरे पास क्या, 2FeSO4, एरो के ऊपर हमने ऊष्मा रखा, हीटिंग करा रहे हैं हम इसको, तो एरो के आगे बनेगा Fe2O3 + SO2 और +SO3। तो यहाँ पे जो FeSO4 है उसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट,
और जो Fe2O3 है उसको मतलब फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, भूरा लाल रंग होता है इसका, ठीक है। आगे हम लोग जो SO2 है इसको बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, और SO3 जो है उसको बोलते हैं सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड मेरे पास दी गई है CaCO3। एरो के आगे क्या, एरो के ऊपर हम लोगों ने ऊष्मा रखा और एरो के आगे बनेगा क्या, CaO बनेगा प्लस CO2। मतलब अगर हम CaCO3 मतलब चूना पत्थर है ये, और ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। अगला नंबर मेरे पास आता है वियोजन अभिक्रिया या बैकदूत अभिक्रिया, अगली है नंबर हेडिंग, ठीक है। बैकदूत वियोजन या विद्युत वियोजन भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, विद्युत वियोजन। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन, तो विद्युत वियोजन क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तब जो क्रिया कराए उसे हम बोलते हैं विद्युत वियोजन। तो देखते हैं हम लोग, ये मेरे पास एक फिगर है, इसमें हमने क्रिया कराई H2O, मतलब H2O को विद्युत धारा प्रवाहित की है। अगर हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये मेरे पास है, ये मेरे पास एक प्लास्टिक का मग है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, और ये मेरे पास परख नली है, ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड है, पानी भरा हुआ है। ये आप लोग फिगर देख लीजिएगा, इसमें हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर आता है प्रकाशीय वियोजन, तो सूर्य के उपस्थिति में होने वाला वियोजन, जो सूर्य की उपस्थिति में वियोजन उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। तो जैसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या 2AgCl, एरो के ऊपर सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को हम लोग डेल्टा से भी दिखाते हैं, तो एरो कहेंगे बनेगा 2Ag + Cl2। फिर रिएक्शन एक दूसरी देख लेते हैं, 2AgBr है, तो सूर्य के प्रकाश में कराएंगे तो 2Ag मतलब चांदी बनेगी, और Br2 बनेगा, ब्रोमीन बन जाएगा। आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत प्रकाश, जो श्वेत होता है, श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ वो होती हैं जो ऊष्मा को ग्रहण करती हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या ऊष्मा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो ये अपने दूसरे अणु को उस जगह से हटा के अपने आप वहाँ पे सेट हो जाए। ऐसे मान के चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी बैठा था, एक यहाँ पे बैठा, तो ये अधिक प्रबलशील, इसने क्या किया, अब कई बार इसके साथ आके जो उसके साथ जुड़ा था उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसको बाहर फेंक दिया। तो ऐसे होगा। जैसे मेरे पास रिएक्शन है Fe + CuSO4, ठीक है। ये CuSO4 का जलीय विलयन है। तो Fe ने क्या किया, देखो Fe ने SO4 को अपनी तरफ मिला, इसको अपनी तरफ खींच लिया और Cu को अकेला छोड़ दिया। तो एरो गैंग क्या बने, देखो FeSO4 बन गया प्लस Cu बन गया, Cu को बाहर निकाल दिया, ठीक। तो ये होता है विस्थापन, इसने Cu को विस्थापित कर दिया यहाँ से। तो ये मेरे पास फिगर है, तो आप लोग फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक स्टैंड है मेरे पास, ये परख नली मुझे दी गई है, इसमें कॉपर सल्फेट और FeSO4 की छीलन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है, ठीक है। जो लोहे की कील होती है उसके ऊपर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। CuSO4 के नीले विलयन का हरा रंग FeSO4 के कारण होता है, ठीक। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, Zn + CuSO4, एरो के आगे बनेगा ZnSO4 + Cu। तो इसमें क्या हुआ, इसमें Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जो जिंक होता है वो कॉपर से कहता होता अधिक क्रियाशील तत्व होता है। फोर्थ नंबर वाले मेरे पास द्विक विस्थापन अभिक्रिया। द्विक विस्थापन अभिक्रिया का मतलब दो पदार्थों को, दो अणुओं को या दो यौगिकों को अपने आयनों से विस्थापित कर दे। जैसे क्या, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन हमको दी गई है, देख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन क्या है, Na2SO2, ये एक जलीय विलयन सोडियम सल्फेट का प्लस BaCl2 से हम लोग क्रिया कर बेरियम क्लोराइड से, आयरोगन के क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा प्लस 2NaCl बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ये होता है बेरियम क्लोराइड। ये आयरो गैंग जो बने BaSO4 उसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं हम लोग, ये बनेगा NaCl, इसको हम बोलते हैं नमक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
फिर आता है बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलय अपक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए हम अपक्रिया को अपक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। नंबर 2, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो जाए। तो चलिए हम लोग रिएक्शन देखते हैं। मेरे पास रिएक्शन दी गई है CO+O2 एरो के आगे CO2, ठीक है। फिर हम लोगों ने करा रखा Cu+O2 तो बनेगा 2CuO, और CuO+H2 से हम क्रिया कराएंगे तो एरो हीट देंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा Cu+H2O बनेगा। तो ये रिएक्शन होती है। उसके बाद आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, जब किसी पदार्थ से क्या ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या बोलते हैं? उसको अपचयन बोलते हैं। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, या नंबर 2 में से एक काम होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए या ह्रासमान मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, CuO है, H2। तो अगर हमने यहाँ पे जब क्रिया कराई तो यहाँ से क्या हो, देखो H2 का कम हुआ ना, तो यहाँ पे क्या अपचयन हो गया। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, देखो अगर इससे हम इधर इस साइड अगर क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखो H2 बढ़ा प्लस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उपचयन होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएँ होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव देख लेते हैं हम लोग। तो नंबर 1 है मेरे पास संक्षारण। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल और आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर और संक्षारित हो जाती है। तो परत कैसी हो जाती है? संक्षारित। जैसे कोई चीज़ आप लोगों ने देखा लोहे में जंग लग जाती है तो उसका संक्षारण हो जाता है। जैसे नंबर 1 है मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तवे के ऊपर हरे परत जम जाना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। संरक्षण का ये उदाहरण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं नंबर 2 यश दलेपन। विद्युत लेपन और पेंट करके संचार धातुओं को बचाया जाता है। जैसे आप वस्तुओं पर लेपन कर दीजिए तो उसको बचाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे मेरे पास है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या? तो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं जिससे इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृता गंधिता कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भोजन जो होता है शाम को आप लोग रख दीजिए, सुबह वो ख़राब टाइप का हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। या आप लोगों ने देखा जो फफूंदी टाइप पड़ जाती है, आपने फफूंदी टाइप की देखी होगी ना, तो वो फफूंदी टाइप की जो पड़ जाती है वो भी एक विकृत गंधिता का उदाहरण है। चलिए विकृत गंधिता को रोकने के हम उपाय देख लेते हैं। तो रोकने के उपाय मेरे पास हैं प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस रखकर, और शीतलन द्वारा मतलब उसको ठंडा करके। तो ये मेरे पास एक्सरसाइज है, तो आप लोग इसको अपने आप कर लीजिएगा, इसी में क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे बर्फ़ का पिघलना क्या है, दूध का, ये कैसे परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आप लोग देख लीजिए। चलिए हम ही आप लोगों को बताते चलते हैं इनके उत्तर, ठीक है। तो नंबर 1 मेरे पास क्या था? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन 15 मिनट डुबोया जाता है तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन में बदल जाती है, क्यों? तो ये होता है कि जो कॉपर सल्फेट जो विलयन होता है CuSO4 होता है और लोहे की कील होती है Fe। तो ये क्या होती है? ये अधिक क्रियाशील तत्व होता है Fe, तो ये इसके साथ क्रिया करके बना देता है FeSO4, इसकी परत इसके ऊपर आ जाती है और Cu को विस्थापित कर देता है ये, तो इसलिए इस पे ऊपर परत जम जाए। तो हम लोग लिखेंगे कि जो लोहे की कील है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट से SO4 को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसके ऊपर कॉपर की परत जम जाती है। जैसे आप नंबर 2 में क्या है मेरे पास, इसमें कौन कौन से परत, जैसे बर्फ़ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन, श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं, तो ये भी हम बता चुके। ऊष्माक्षेपी क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएँ जो ऊष्मा का त्याग करती हैं। और वायु के संपर्क में आने पर
कॉपर जलाने के लिए चमक चली जाती है क्यों? तो इसको आप लोग सब देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिए गए हमको, ठीक है। ये हम सब बता चुके हैं, आप लोग रेडॉक्स अपक्रिया क्या है ये हम सब आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। ये हमको फार्मूले दिए गए हैं, सूत्र